हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी गोयल। संस्कृत का 15 मार्क्स का सार पे क्वेश्चन आता है। सुभाषित साहित्यम के वैदिक के सुभाषित साहित्यम का ये क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपको सार लिखना होता है। हमने चैप्टर 1 का कर लिया है, जो अध्याय 1 है। अब हम लोग अध्याय 2 का करने वाले हैं। किसी भी सार को लिखने से पहले आपको उसके श्लोक डालने होते हैं, उसके ऑथर का नाम, कौन सी बुक से लिया गया है, चैप्टर के बारे में उसका थोड़ा इंट्रो देना होता है, तब आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। 1 से 2 श्लोक आप डाल सकते हो। अब मैंने यहाँ पे कैसे स्टार्ट करा है, ये वैदिकीय संहिता विज्ञान ने, ये चैप्टर का नाम है अध्याय 2। वैदिकीय संहिता विज्ञान ने ये अध्याय डॉक्टर भास्कर द्वारा रचित वैदिकीय सुभाषितानी का एक प्रमुख अध्याय है। इस अध्याय में कुछ श्लोकों के माध्यम से हमने व्याख्या की है, जिसमें वैदिकीय संहिता विज्ञान की आवश्यकता के बारे में बताया है। इसमें मूल संहिताकारों के बारे में बताया है, संहिताओं के बारे में बताया है, मुख्य संहिताओं के बारे में और उसकी श्रेष्ठ स्थानों के बारे में बताया है। वैदिकीय संहिता को समझने के लिए हमारे जीवन के लिए ये आवश्यक है। इसके अंदर आपने सारे स्टार्ट करा कि ये अध्याय किसके ऊपर बेस्ड है। ये सारे हमारे ऑथर्स, जो हमारी चरक संहिता है, जितनी भी संहिता है, उनके बारे में, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में, उनको कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट समझा गया है, किस किस फैक्टर से समझा गया है, वो सब। तो फिर हमने अभी स्टार्ट करेंगे एक श्लोक से, जो इसका सबसे पहला श्लोक था, और उसको यहाँ पे हमने ऐसे बड़ा बड़ा श्लोक डाला है, और सब में फिर हम सब हेडिंग्स डालेंगे। अथ मैत्री परः पूर्णम आयुर्वेदः पुनर्वसु शिष्येभ्यो दत्तवान् षड्भयः सर्वभूतान अनुकंपया। तो इसको हमने क्या करा है, हमने इसका अभी हेडिंग डाली है यहाँ पे, मूल संहिताकार, जो सबसे फर्स्ट हेडिंग है। जो महर्षि पुनर्वसु आत्रेय थे, उन्होंने सर्वभूतों की अनुकंपा करके आयुर्वेद को अपने 6 शिष्यों को प्रदान किया था, और उनके 6 शिष्यों ने इसे ग्रहण करा। जैसे जैसे उन्होंने समझाया, यथावत वैसा का वैसा ग्रहण किया। तो आप इसको लिखेंगे। उसके बाद उनके 6 शिष्य कौन थे? अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और शार्पाणी। अब ये हो गया फर्स्ट पैरा। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हो? अग्निवेश संहिता हेडिंग डाल सकते हो। सबसे प्रथम जो थे, इन 6 शिष्यों में जो सबसे प्रथम तंत्रकर्ता थे, वो अग्निवेश थे। उन्होंने खुद की संहिता लिखी थी, अग्निवेश संहिता। तो यहाँ पे लिखा है सबसे प्रथम तंत्रकर्ता अग्निवेश थे, क्योंकि वे मेधावी थे। इसलिए नहीं कि पुनर्वसु ने कोई विशेष उन्हें उपदेश दिया था। ये लिखने के बाद आप मुख्य संहिताओं के बारे में लिख सकते हैं कि चरक, सुश्रुत, वाग्भट, ये युग युग से चलती आ रही है। ये 3 मुख्य संहिता है जो आगे भी चलेंगी और जो चलते आ रही है। उसके बाद इनकी इंपॉर्टेंस लिखेंगे कि चरक संहिता का क्या महत्व है। जो अग्निवेश तंत्र था, वो चरक संहिता को प्रति संस्कृत करके बना था। इसमें जो ज्ञान उपलब्ध होता है, वह ज्ञान किसी अन्य संहिता में उपलब्ध हो सकता है, परंतु जो ज्ञान चरक संहिता में नहीं पाया जाता, वह किसी अन्य शास्त्र में नहीं मिल सकता, अन्य किसी संहिता में नहीं मिल सकता। नेक्स्ट श्लोक है, निदाने माधवः श्रेष्ठः सूत्रस्थाने तु वाग्भटः शारीरे सुश्रुतः श्रेष्ठः चरकस्तु चिकित्सकः। इसके अंदर आपको संहिता श्रेष्ठ स्थान के बारे में बताना था कि निदान में जो श्रेष्ठ है वो है माधव निदान, सूत्र स्थान में वाग्भट श्रेष्ठ है, और शारीर स्थान में हम सुश्रुत को श्रेष्ठ मानते हैं, चिकित्सा स्थान में हम चरक को श्रेष्ठ मानते हैं। तो यहाँ पे हमने जो बताया वो संहिता में श्रेष्ठता के बारे में बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका अष्टांग संग्रह का क्या महत्व है। अष्टांग संग्रह का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर उसके तंत्रों का ज्ञान भी प्राप्त करने का जो परिश्रम है ना, वो व्यर्थ होता है। अगर आपने पूरी अष्टांग संग्रह का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उसके जो निम्न तंत्र लिखे गए हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ है, उसमें परिश्रम करना व्यर्थ है। यदि अष्टांग संग्रह का ज्ञान प्राप्त ना किया हो और पूर्व तंत्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेने का परिश्रम भी व्यर्थ होता है। मतलब आपने कोर अष्टांग संग्रह नहीं पढ़ी और उसके सिर्फ तंत्र पढ़ लिए, तो भी वो व्यर्थ है। और अगर आपने अष्टांग संग्रह पढ़ ली पूरी, तो आपको सारा ज्ञान आ गया, उसके तंत्रों का परिश्रम करके ज्ञान लेना का कोई भी फायदा नहीं है। यहाँ पर चरक और सुश्रुत को पढ़ने का महत्व बताया है। यदि केवल कोई चरक को पढ़ता है तो उसको काया चिकित्सा का ज्ञान होता है, और यदि कोई सुश्रुत संहिता को पढ़ता है तो उसको शल्य चिकित्सा का ज्ञान होता है। लेकिन अगर खाली कोई सिर्फ और सिर्फ सुश्रुत को पढ़े तो उसको चरक का ज्ञान नहीं होगा, और ऐसे अगर कोई चरक को पढ़े तो उसे सुश्रुत का ज्ञान नहीं होगा। और अगर एक अच्छा वैद्य बनना होता है तो हमें दोनों संहिताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। कब हमें सुश्रुत संहिता की आवश्यकता पड़े और कब चरक संहिता की, ये किसी वैद्य को नहीं पता। इसलिए दोनों में ज्ञान पूर्ण रूप से संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक होता है। इसीलिए अच्छे वैद्य उसको माना जाता है जिसे मूल रूप से चरक और सुश्रुत दोनों संहिताओं का ज्ञान है, जिसे काया चिकित्सा और शल्य चिकित्सा दोनों का ज्ञान है। अब चरक और सुश्रुत की श्रेष्ठता के बारे में बताया कि ये संहिताएं इतनी अच्छी क्यों मानी जाती हैं। जिसने अच्छी तरह न सुश्रुत को सुना न चरक को सुना, तो फिर अन्य ग्रंथों को सुनने का क्या फ़ायदा। अवलोकन करके उसका लाभ होने वाला है ही नहीं। वह वेद निंदित है जिसे सुश्रुत और चरक का ज्ञान नहीं।
इसे फिर ऐसे समझाया गया है कि जो और ऋषि द्वारा संहिताएं लिखी गई है, अगर कोई उसकी प्रीति रखता है तो फिर चरक और सुश्रुत को छोड़कर जो भेड़ आदि की संहिताएं हैं क्यों नहीं पढ़ी जाती। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि चरक और सुश्रुत संहिताएं उत्तम है और सर्वश्रेष्ठ है। और यदि कोई एक उत्तम वैद्य बनना चाहता है तो उस वैद्य को पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से चरक और सुश्रुत की संहिताएं पढ़नी चाहिए और उसका ज्ञान होना अनिवार्य होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको चैप्टर 1 का चाहिए पीडीएफ तो आप टेलीग्राम के लिंक को डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस वाले चैप्टर को भी। बाकी आगे वाले चैप्टर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोज़।